यस बच्चों, गुड आफ्टरनून। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो कल हमने बोला था डिडक्शन चालू होने वाला है। इनफैक्ट मैं ट्राई भी कर रहा था कि बट डिडक्शन का फाइल किसी रीजन की वजह से ओपन नहीं हो रहा है, सो आई हैव डिसाइडेड टू जस्ट चेंज द टॉपिक टू रिटर्न ऑफ इनकम। यस, सो रिटर्न ऑफ इनकम अगेन हम लोग आ जाते हैं रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर। तो हम लोग डायरेक्ट रिटर्न के ऊपर जंप कर रहे हैं, डिडक्शन बाकी है हमने कहा था, बट किसी रीजन की वजह से फाइल ओपन नहीं हो रहा है। देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच आई गेस। मैं 10 मिनट से ट्राई कर रहा था बट वर्कआउट नहीं हो रहा था। सो लेट अस स्टार्ट विथ रिटर्न। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा इस चीज में। यस, आ जाओ बेटा आ जाओ। सभी लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है? जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है उनको आवाज आ रहा है मेरा? यस, चलिए। अगर आपको याद हो सेट ऑफ के क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए थे। हम लोगों को टीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है। एक टीडीएस के क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी है। अब हम कहां चल रहे हैं? रिटर्न ऑफ इनकम के ऊपर। चलो आ जाओ भैया। रिटर्न ऑफ इनकम मैक्सिमम तौर पे जो क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे बेटा? प्रैक्टिकल की थ्योरी। यस, पर एक बात कंफर्म है, इससे एक क्वेश्चन तो आपको कंफर्म आता ही आता है। यस, आप लोगों ने अगर पेपर देखे होंगे, मई 22 देख लो, नवंबर 22 देख लो, नवंबर 21 देख लो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको कंपल्सरीली आएगा। और इस बार वो टॉपिक होगा 139.8 अपडेटेड रिटर्न। इस बार वो टॉपिक होगा 139.8 अपडेटेड रिटर्न। तो भैया इंपॉर्टेंट की अगर बात कर ली जाए 139 से आ सकता है, 139.8 से आ सकता है, 139.4 से आ सकता है आपको क्वेश्चन, 139AA से क्वेश्चन आ सकता है, 139A से क्वेश्चन आ सकता है। यस, चलिए लेट स्टार्ट। चालू करते हैं हमेशा की तरह एक लिटिल मोटिवेशन के साथ। टाइम विल पास विल यू। आप बहुत कॉन्फिडेंस में हर बार एक ही जवाब देंगे, यस। ठीक है, स्पेशली जब 68 डेज बचे हो एग्जाम में, या अकॉर्डिंगली 212 डेज बचे हो एग्जाम में, एज द केस में भी अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो आप यस बोलेंगे। बट फिर भी आप दिन में एटलीस्ट 2-2.5 घंटा क्या कर देते हैं? टाइम पास। पढ़ने का मूड नहीं हो रहा, इच्छा नहीं हो रही, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ भी हो, राइट? इस चीज के नीचे एक और चीज लिख के रखे, यू विल स्टॉप बट टाइम विल नॉट। अगर आपको ऐसा लगे कि टाइम विल पास विल यू, इसके नीचे तुरंत एक और चीज लिख के रखने का, यू विल स्टॉप बट टाइम विल नॉट। आप तो रुक जाओगे, समय कैसे रुकेगा? यस, देखते ही देखते 28 फरवरी भी आ जाएगी मेरा बर्थडे, देखते देखते 28 मार्च भी हो जाएगा और वही 28 अप्रैल भी रहेगा, है ना? पार्टी ना बराबर बिंदास, पार्टी में आओ, 7-8 घंटा नाचो, कोई तकलीफ नहीं है, बराबर है? बाद में इंस्टीट्यूट क्या करेगी तुमको मालूम है ना? फिर नेक्स्ट फास्ट ट्रैक बैच। यस, अंडरस्टैंड। ये सब चीजों से ज्यादा जरूरी तुम्हारा टाइम है, उस चीज को जरूर 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 फोकस करो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, सबसे पहली चीज के ऊपर आते हैं हम लोग, एंड दैट इज आजा बेटा, पैन। पेज नंबर 5, पैन। कोई भी रिटर्न फाइल करने से पहले पैन नंबर लेना जरूरी है। यस, अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, रीसेंट अपडेट के हिसाब से आप पैन की जगह आधार भी ले सकते हैं। पैन की जगह क्या ले सकते हैं? आधार भी ले सकते हैं। यस, अच्छा जी। पैन स्टैंड्स फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। इट्स अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। इट्स अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। कुछ बेसिक सी चीज है। क्या माइनर का भी पैन हो सकता है? यस। कैन अ पर्सन हैव मल्टीपल पैन? कैन अ पर्सन हैव मल्टीपल पैन? अब सवाल ही नहीं उठता। इट्स अ परमानेंट अकाउंट नंबर। यस और नो? तो पैन किस किस को लेना है? यस, पैन किस किस को लेना है? क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। पहला, एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अगर व्यक्ति को टैक्स पे करने के लिए एलिजिबिलिटी आती है, इसको पैन लेना है। सेकेंड,
पर्सन हैविंग पीजीबीपी इनकम सेल्स एक्सीडिंग 5 लाख रुपीस, अगर किसी का पीजीबीपी इनकम है और उसकी सेल्स 5 लाख रुपीस से ऊपर है, कितने बोलो बेटा 5 लाख रुपीस से ऊपर है, तो उसको पैन लेना है। थर्ड, एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर 139(4)(a), 139(4)(a) के अंदर में कौन रिटर्न भरता है सर? चैरिटेबल ट्रस्ट। तो एवरी चैरिटेबल ट्रस्ट मस्ट हैव अ पैन, every charitable trust must have PAN. Next, resident person other than individual, resident person other than individual, if his financial transaction exceed 2.5 lakh or more in the financial year, अगर इंडिविजुअल को छोड़ के कोई भी अदर पर्सन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन 2.5 लाख से ऊपर चले गए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी 2.5 लाख रुपए से ऊपर चले गए, आपको क्या करना है? पैन लेना है। यस तो यहां तक की रिपीट कीजिए, कौन कौन व्यक्ति को पैन लेना है? एवरी पर्सन लायबल टू पे टैक्स, दूसरा हुज सेल्स टर्नओवर, बोलो जल्दी से, तीसरा चैरिटेबल ट्रस्ट, चौथा अदर देन इंडिविजुअल इफ हिज सेल्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सीड 2.5 लाख। Every person who is holding a position of MD, director, trustee, partner, CEO, अगर कोई भी ये पोजीशंस पे जा रहा है, कंपनी के डायरेक्टर के पोजीशन पे, पार्टनर के फर्म के पोजीशन पे, तो उन्हें पैन होना जरूरी है। एंड इसके अलावा एनी सच पर्सन हु इंटेंड टू एंटर इनटू सच ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा सरकार बताएगी कुछ ट्रांजैक्शन जिसके अंदर में आपको पैन लेना मैंडेटरी है। बताइए, अगर पैन नहीं है तो आधार दिया जा सकता है, अगर पैन नहीं है बट पजेस आधार, मे फर्निशेस आधार नंबर, यस और नो, मे फर्निशेस आधार नंबर। अच्छा जी सर, इसके अलावा एक और प्रोविजन लाया था, प्रोविजन ला करके कहता है प्रोविजन ला करके कहता है कि अगर एसएससी कुछ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है, अगर एसएससी कुछ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस में एंटर कर रहा है, ट्रांजैक्शंस में एंटर कर रहा है, तो उसे पैन देना जरूरी है, और जो रिसीव कर रहा है उसे उस पैन को ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। हालांकि ये ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे इस बारे में अभी तक कुछ कहा नहीं गया है, बस इतना बोला है कि भैया अगर आप कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में एंटर करते हैं, देने वाले को पैन ऑथेंटिकेट करना है, लेने वाले को पैन ऑथेंटिकेट करना है। अभी पैन का ऑथेंटिकेशन होगा कैसे? 99% तौर पे ये पैन का जो ऑथेंटिकेशन होगा ये किस बेस पे होगा? ओटीपी के बेसिस पे। किस बेसिस पे होगा? ओटीपी। तो मैं दे रहा हूं, सामने वाला रिसीव कर रहा है, वो एक स्पेशल ऐप के अंदर में इसको पैन को डालेगा, एक ऑटोमेटिक ओटीपी जनरेट होगा और ये ओटीपी दिया जाएगा। हालांकि ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोविजन है जो अभी ला करके रखी हुई है, एज ऑफ नाउ इसका एप्लीकेबिलिटी कुछ नहीं है। सो एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच अ ट्रांजैक्शन एज मे प्रिस्क्राइब shall quote his PAN / Aadhaar number as the case may be in document pertaining to such transaction and also authenticate such PAN or Aadhaar in a manner as may be prescribed. Yes, every person receiving any such document shall also ensure Aadhaar and PAN number is so authenticated. तो जो दे रहा है और जो रिसीव कर रहा है दोनों इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। अच्छा जी, लास्ट डेट ऑफ आधार एंड पैन, लास्ट नवंबर के अंदर में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट डेट क्या थी आधार और पैन को लिंक करने की? तो पिछले साल लास्ट डेट बनाई गई थी 31 मार्च 2022। ये 31 मार्च 2022 आपके लिए यही डेट है, बट हाल फिलहाल में बता दूं ये डेट फिर एक्सटेंड हो चुकी थी और अब लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। यस, पर आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए आपके लिए डेट यही है, 31 मार्च 2022 इज द लास्ट डेट टू लिंक आधार और पैन। ठीक है, रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में जाइए। पहुंचे बेटा, डेट ए पहुंचे। सेक्शन 139A पैन, चलो फटाफट सेक्शन 139A पैन। बराबर, बताइए पैन किस किस को लेना है? अब एक एक याद करो। पहला, एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, एवरी पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। रोक लेना अपने आप को, स्टॉप। पहला पॉइंट लिखा आपने एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। अब पैन तो लेना है, कब तक लेना है? क्या कोई ड्यू डेट है?
यस ड्यू डेट है, दे हैज टू टेक ऑन और बिफोर 31st मे ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो उसी के आगे एरो करके लिखो बिफोर 31st मे ऑफ AY, बिफोर 31st मे ऑफ असेसमेंट ईयर, बराबर है। असेसमेंट ईयर के 31st मे से पहले। पूछो मई ही क्यों? अरे जुलाई या तो फिर अक्टूबर में तो रिटर्न भरना है, तो उसके पहले क्या चाहिए? पैन, तो 31st मई तक क्या करना है? दूसरा पॉइंट नंबर 2, इफ सेल्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 5 लाख, सेल्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 5 लाख, सेल्स टर्नओवर फ्रॉम बिजनेस एक्सीड 5 लाख, आगे एरो करके लिखो बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, डन। तो भैया जिनका सेल्स टर्नओवर 5 लाख से ऊपर जा रहा है उन्हें ईयर एंड होने से पहले ही क्या ले लेना है? पैन। थर्ड पॉइंट, चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट, आगे एरो करके बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, चैरिटेबल ट्रस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर सर, अगेन 31st मार्च। फोर्थ, person other than individual if financial transaction exceed 2.5 lakh, person other than individual if financial transaction exceed 2.5 lakh, आगे एरो करके लिखना बिफोर 31st मे ऑफ असेसमेंट ईयर, बिफोर 31st मे ऑफ असेसमेंट ईयर, नेक्स्ट एमडी डायरेक्टर ट्रस्टी फाउंडर सीईओ, एमडी डायरेक्टर ट्रस्टी फाउंडर सीईओ, बिफोर 31st मे ऑफ असेसमेंट ईयर, बिफोर 31st मे ऑफ असेसमेंट ईयर, बराबर है। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। रिवीजन नंबर 3 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराया इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, किस किस को पेन लेना है? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, सेल्स टर्नओवर एक्सीड डैश ट्रस्ट, एमडी डायरेक्टर ट्रस्टी सीईओ एंड इंडिविजुअल पर्सन अदर देन इंडिविजुअल इफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सीड, इसमें से सिर्फ सेल्स के केस में और चैरिटेबल के केस में ईयर एंड से पहले, अदरवाइज 31st में। ये सिंपल लॉजिक है। उसके नीचे एरो करो, जो आपने लिखा उसके नीचे एरो करो और लिखो लास्ट डे फॉर लिंकिंग पैन एंड आधार 31st मार्च 22। लास्ट डे ऑफ लिंकिंग पैन एंड आधार 31st मार्च 2022। इज दिस डन? चलिए पैन के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं आधार। आपके पास पैन नहीं है तो आधार भी चलेगा, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं 139AA आ से आधार। क्लियर है? अच्छा जी, अब आधार से रिलेटेड लॉ क्या है? आधार से रिलेटेड लॉ बेटा ये है कि अगर कोई भी रिटर्न भरना है या पैन अप्लाई करना है तो आपके पास आधार होना जरूरी है। मान लीजिए आपके पास आधार नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार भी दे सकते हैं। जब आप आधार के लिए अप्लाई करते हैं तो एनरोलमेंट आईडी आता है, तो अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी भी दे सकते हैं। सर अगर आधार और पैन को लिंक नहीं किया 31 मार्च 2022 या अभी के केस में 23 तक के, तो क्या हो जाएगा? पैन विल बिकेम इनऑपरेटिव, पैन विल बिकेम।
आपका पैन कोई काम का नहीं रहेगा, लेना कचरे के डब्बे में डाल देना, आपका पैन कोई काम का नहीं रहेगा। हालांकि अगर आपको आईडी कार्ड लगते हैं इधर उधर तो आप कैरी कर सकते हैं, पर वो काम का रहेगा नहीं। एंड द लास्ट, आधार किसको जरूरी नहीं है, ये काम की चीज। आधार नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये रेसिडेंसी प्रूफ है। नॉन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये रेसिडेंसी प्रूफ है। पर्सन हैविंग द एज ऑफ 80 ईयर्स और अबाव, जो व्यक्ति 80 ईयर्स और अबाव है उसके पास आधार नहीं रहे तो भी चलेगा। एंड ऐसा पर्सन हु इज रिसाइडिंग इन आसाम, मेघालय एंड जम्मू कश्मीर, इनके ऊपर पैन की आधार की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। गेटिंग इट और नॉट? ओके, रजिस्टर में जाओ, प्लीज राइट डाउन 139AA आधार। ये नॉट सो इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो उन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया। चलो 139AA आधार, उसी के अंदर लिखिए पर्सन रिक्वायर्ड आधार एट द टाइम ऑफ पैन एप्लीकेशन एंड रिटर्न फाइलिंग। पर्सन रिक्वायर आधार at the time of PAN application and filing ROI. Point number 2, if Aadhaar and PAN is not linked, if Aadhaar and PAN is not linked, PAN will be treated as inoperative. PAN will be treated as inoperative. Point number 3, section is not applicable to. Section is not applicable to. Point number A, non-resident. Point number B, non-citizen of India. Point number A, non-resident. Point number B, non-citizen of India. Point number C, person 80 years or above. Person 80 years or above. Point number 4, person residing in Assam, Meghalaya, Jammu Kashmir. Person residing in Assam, Meghalaya, Jammu Kashmir. अब झालं का? सुनो, अगर आपको रिटर्न भरनी है बेटे, अगर आपको रिटर्न भरना है, सेक्शन 139(1) आपको बोलता है किन किन सिचुएशन में मैंडेटरी रिटर्न भरना है। सेक्शन 139(b) बोलता है रिटर्न आप भर सकते हो थ्रू टीआरपी। किसके तहत? टीआरपी। तीसरा 139(1)(c) आपसे कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न। चौथा आपके लिए एक और कंसेप्ट है बल्क रिटर्न। तो रिटर्न के मेजरली 4 सेक्शन है। रिटर्न ये मेजरली 4 सेक्शन है। इन चारों में से सिर्फ इस पे फोकस करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो पढ़ाना मैंने चारों है आपको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये काम आएगा। तो जब इस चैप्टर को पढ़ते रहोगे उतना टाइम सेव कर लेना। ये बचे हुए 3 पढ़ना मत, बचे हुए 3 में पढ़ना भी है तो टीआरपी में कौन नहीं आता बस इतना पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अदरवाइज ये 3 आपको पढ़ने के ही नहीं है, बिल्कुल बाकायदा ऑप्शन में छोड़ के जाने का, लेके विजू का नाम छोड़ के चल जाने का बिंदास। और आ गया तो सर तो फिर है ना बचा हुआ 114 मार्क उधर से देखने का, एज सिंपल एज दैट। जीएसटी तो है ही, 40 तो उधर से ही आ जाते। ऐसा तुम सोचते थे ना? अभी हो गया ना चेंज? बराबर बराबर तुमको ये समझ में आ गया ना, जीएसटी जितना सिंपल दिखता उतना है नहीं, और जितना सिंपल तुम पढ़ते हो उतना भी सिंपल नहीं है। चलो आओ बेटा, सबसे पहले हम तोड़ते हैं बल्क रिटर्न को। सबसे पहले हम किसको तोड़ दे बेटा?
बल्क रिटर्न को। आ जा पेज नंबर 3, बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में से मत सुनना, कंटेंट सुन ले, काम खत्म कर। देख कंसेप्ट क्या था कि जो एम्प्लॉइज थे जो जॉब कर रहे थे, इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती रिटर्न भरने के लिए, इनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती काय के लिए बेटा, रिटर्न भरने के लिए। तो ऐसे केस में भारत सरकार ने एक ऑप्शन लेके आया था कि एम्प्लॉय जो है अपनी सारी डिटेल किसको दे दे, सारी इनकम की डिटेल एम्प्लॉयर को दे दे, और एम्प्लॉयर इनके बिहाफ पे क्या कर देगा, रिटर्न भर देगा। एंड दैट इज और दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ बल्क रिटर्न। मतलब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग अपनी सारी इनकम मुझे दे दो, आई मीन इनकम की डिटेल मुझे दे दो, मैं आपके बिहाफ पे पूरा डिटेल बना करके मैं सबमिट कर दूंगा। तो ऐसे धर्म कर्म के काम बोले गए थे एम्प्लॉयर को। और ऐसे अगर एम्प्लॉयर इतने सारे रिटर्न एक साथ भर देता है तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है बल्क रिटर्न। क्या कहा जाता है, बल्क रिटर्न। भारत में से 50 सिटीज में, सॉरी 16 सिटीज में इसको लॉन्च किया गया था, वो भी उन एम्प्लॉयर के लिए जिन एम्प्लॉयर के पास 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है। कितने से ज्यादा, 50 से ज्यादा एम्प्लॉय है, उन्हीं के केस में लाया गया था, बाकी किसी केस में नहीं था। भयानक फ्लॉप हुई ये स्कीम, ये स्कीम थी एक, ये स्कीम कैसी फ्लॉप हुई, भयानक, सादी सी भी नहीं, भयानक फ्लॉप हो गई। सो स्पेसिफाइड एसएससी दैट इज सैलरीड एम्प्लॉयड कैन फाइल देयर रिटर्न टू एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर शैल फर्निश सच रिटर्न इन बल्क इन द पीडी एंड सीडी टू द डिपार्टमेंट। पेन ड्राइव या कॉम्पैक्ट डिस्क के अंदर में क्या करते थे, वो दे देते थे। सो इट वाज अ फेल्ड स्कीम, चली नहीं। दूसरा सेक्शन 139(1)(c), क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन के लिए रिटर्न फाइलिंग से क्या किया जा सकता है, एग्जाम्प्ट। सेंटर, ये सेक्शन सिर्फ एक पावर बता रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, काय म्हटलं मी, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, काय म्हटलं मी, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, काय म्हटलं मी, क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को क्या कर सकता है, एग्जाम कर सकता है फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर टू नोटिफाई द क्लास और क्लासेस हु विल एग्जाम फ्रॉम रिटर्न ऑफ इनकम। समझ में आया? कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को आप बोल सकते हो आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, तुमची काही चूक नहीं। चलिए, दो कंसेप्ट समझ में आए, बहुत हार्ड थे कंसेप्ट। तीसरे कंसेप्ट पे चलते हैं, 139B बल्क रिटर्न, पेज नंबर 6, सॉरी रिटर्न थ्रू टीआरपी। 139B बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। क्या बेटा, बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न। कल ही उत्तर प्रदेश के एक मिनिस्टर ने कहा ये जो सीए लोग हैं, सीएस सीएमए लोग हैं, ये लोग बहुत लूटते हैं। पेपर में भी छपा था और हेडलाइंस कुछ ऐसी थी, सीए लूटते हैं, बीकॉम वालों को जीएसटी सिखाओ और इनका भाव कम करो। ये पोस्ट मेरे को दिखा भी, बहुत जोर से इच्छा हुई, बहुत जोर से इच्छा हुई कि समझ में आ रही बात, राइट। मैं बोला कि एक खाद बार बच्चों को जाकर के ये पोस्ट उनको दे देता, जिसने बोला उसका नाम दे देता और हर बच्चे से रिक्वेस्ट करता आपको जो सही लगे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करे बगैर, गांधी जी को याद करते हुए, सर प्लीज अपने ये शब्द वापस ले। 2 मिनट बाद सर प्लीज, 2 मिनट बाद सर प्लीज, सर प्लीज, बस इतना ही करने का। गांधी जी की जय, अहिंसा, हिंसा नहीं, कोई अभद्र शब्द नहीं, कोई गलत शब्द नहीं, यस, कोई हैशटैग्स नहीं, बराबर है ना। अपन इधर पढ़ने एजिटेशन करने नहीं, आपने कोई यूट्यूब वीडियो नहीं बनाना है एजिटेशन का, हाँ अपन पढ़ने आए इधर। नाउ द पॉइंट इज, तो उसमें ऐसा लिखा था कि भैया सीए लोग लूटते हैं, मेरे हिसाब से तो सही है, हमने लूटना भी चाहिए, बराबर है कि नहीं है, हाँ हम लूटते हैं। ये जवाब उन मंत्री जी के लिए, आपको हम सब सीए स्टूडेंट, सीएस सीएमए वालों की तरफ से प्रणाम। सर सुनिए, हम लूटते हैं, लूटेंगे, क्यों नहीं लूटे सर, आप बताइए सर क्यों नहीं लूटे। सर लोगों का ना डिग्री लेते वक्त पसीना निकलता, हमारी जवानी चल जाती है, समझ रहे हैं आप। जितने जितने बाकी लोगों के सिलेबस है ना, इतने हमारे एक्सेप्शन होते हैं, बराबर। क्यों नहीं लूटे सर, एक बात बताइए, बच्चा 40 पे पास होकर के भी फेल है सर, बच्चा एग्रीगेट 200 प्लस ला करके भी फेल है सर। इतनी मेहनत के बाद अगर हम लूटते हैं तो हाँ हम लूटते हैं, ठीक है, बट आप खुद सोच के देखिए, आप अपना रिटर्न उनसे भरवा लेंगे?
या कमाल कर रहे हो यार मंत्री जी, कमाल कर रहे हो मंत्री जी, कैसी बातें कर रहे हो मंत्री जी, ऐसा नहीं करते मंत्री जी। पर आपको क्या लगता है मंत्री जी, सर जितने लोगों के चैप्टर होते हैं ना उससे ज्यादा हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड खोल के देखिए सर, 120 पेज का सिर्फ एक टॉपिक है, इंटर में, फाइनल का अलग। ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं उसको। यस, जितना पूरा टॉपिक होता है ना सर, मतलब शायद जितने अलग अलग टॉपिक होते होंगे ना उतना सिर्फ डीटी का मॉड्यूल है फाइनल का। कैसी बात कर रहे हैं सर, लूटते इज नॉट द राइट वर्ड। हाँ आप ये वर्ड यूज कर सकते थे, हायर फीस चार्ज करते, प्रीमियम फीस चार्ज करते हैं। लूटना तो सर गलत है ना सर, ये सुनो नहीं वो लूटते वो अलग विषय हो गया, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम अपनी बात करें ना, उनकी बात क्यों करें, हम अपनी बात करें। तो सर अगर आपको ऐसा लगता है कि हम फिर भी लूटते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपको लगता है कि वो सही है उनको, हाँ आप बीकॉम वालों को जीएसटी सिखाइए, इसमें हमारा कोई दो मत नहीं, सिखाइए ना एब्सोल्युटली, हमारे को आएगा, कोई तकलीफ नहीं। किसी को तकलीफ है बीकॉम में जीएसटी ऐड हो गया तो, अरे इनको बीकॉम के एग्जाम से तकलीफ नहीं। यहां तो कुछ इतने भी नालायक बैठे 1 घंटा पहले फोन करके पूछता है पेपर काय का है, और फिर भी 70 मार्क लेके आते, फिर भी 70 मार्क लेके आते। वो छोड़िए मंत्री जी, ऐसी बातें नहीं बोलते मंत्री जी। मतलब हम आपके बच्चे, आपको वोट करते हैं, है ना। कुछ ये लोगों के वोट कम हो जाएंगे तो आपको तकलीफ आ जाएगी। चलिए वोट तो खैर बाकी बात की बात है, बहुत सारी चीजें ना मंत्री जी, समझिए इलेक्शन आ रहा है ना। खैर बाकी मैं समझता हूं उन्होंने ये स्टेटमेंट ऐसा बोल दिया होगा, शायद पत्रकारों ने कुछ अलग तरीके से छापा होगा, पर अगर ये पत्रकारों ने भी छापा है तो हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज ऐसा ना करें, है ना। मतलब ऐसा ना करें, अच्छी बात नहीं है। आपकी भी प्रोफेशन की हम इज्जत करते हैं, हमारी प्रोफेशन की इज्जत कीजिए, बराबर है कि नहीं है। चलिए आइए अब रिटर्न थ्रू टीआरपी। तो बात उन दिनों की है जब 2008 में भी ऐसे ही किसी व्यक्ति ने राइट जा करके बोला था कि ये जो लोग हैं ना, ये लोग बहुत लूटते हैं। तब जाकर के एक स्कीम निकाली टीआरपी, रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपी, रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपी, टीआरपी के थ्रू रिटर्न फाइलिंग का एक स्कीम निकाला और बोला कि भैया ये जो टीआरपी वाले लोग रहेंगे, ये जो टीआरपी वाले लोग रहेंगे, ये ऑपरेट करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, पर रिटर्न सस्ते में फाइल किए जाएंगे। अनदर फ्लॉप स्कीम फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिटर्न फाइलिंग थ्रू टीआरपी। हु कैन बी टीआरपी? Individuals who is not eligible to become TRP, chartered accountant, legal practitioner, employee of specified class or classes of person. CA can't be TRP. ठीक, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, आपको मजा आ जाएगा स्कीम के अंदर में। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कॉमर्स ग्रेजुएट लिख देते, अब इतना लिख ही दिए थे तो मतलब साइंस वाला आकर के रिटर्न भर देगा। मस्त 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 मस्त, साइंस वाला आकर के रिटर्न भर देगा। हम कौन? बेवकूफ ना, बराबर। जिसने इनकम टैक्स का नहीं पढ़ा वो आकर के रिटर्न भरेगा, आर्ट्स वाला आकर के अपना आर्टिस्ट कलाकारी दिखाएंगे इधर नहीं। अरे सर उनकी फील्ड के वो माहिर है, हमको हमारी फील्ड का रहने दो। अच्छा आप हमसे बात कर रहे हैं बीकॉम का ग्रेजुएट भी वो करने में हेल्प एज ऑफ नाउ सही नहीं है, क्योंकि बीकॉम में जो इनकम टैक्स पढ़ाया जाता है ना 3rd ईयर में, वो भी 1 साल पुराना चलता रहता है, वो भी 1 साल पुराना रहता है, उधर अमेंडमेंट नाम की चीज नहीं होती। दूसरा तो सुन करके प्लीज कोई लड़की बेहोश नहीं होगी। हु हैज क्लियर्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीए सीएससीए में, यू डोंट वांट आवर फिनिश प्रोडक्ट, यू वांट आवर डब्ल्यूआईपी। आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। गजब गजब का लॉ बनाया सर, गजब का लॉ बनाया। ये सुनो, मतलब सीरियसली घूमा फिरा, हमारे साथ रोटी खाई, एंड में आकर के बोल दिया मैंने तेरे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, आई वॉज कंसिडरिंग यू जस्ट एज अ फ्रेंड। हाँ यार पागल है तू, बावलट। तेरे को 15 दिन से रोज सुबह गुड मॉर्निंग कर रहा, गुड नाइट कर रहा,
घुमाने लेके जा रहा, बहन लगी क्या तू मेरी? तूने मेरे बारे में ऐसा सोचा ही नहीं, बराबर है कि नहीं? अब इधर तो हु हैज क्लियर्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम, क्लियर्ड बोला है, क्लियर मतलब बोथ ग्रुप क्लियर, एक ग्रुप वाला नहीं, तो ऐसे सवाल पूछने का नहीं, सर एक ग्रुप क्लियर हो गया मैं टीआरपी बन सकता क्या? तुम आर्टिकल बन सकते, टीआरपी नहीं। एक मिनट, जिसने भी लॉ बनाया, सर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, जो बंदा फाइनल में आपको लगता है वो टीआरपी बनने में इंटरेस्टेड है, क्लियर लिखा है ना रे, तो जो बंदा फाइनल में आपको लगता है वो टीआरपी बन जाएगा। कमाल करते हो जी। हाँ जी, हु कैनॉट फाइल द रिटर्न थ्रू टीआरपी, ये काम की चीज। पहला, अ पर्सन कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट में कवर्ड है, राइट, उनके रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। बढ़िया। ओ हाँ, ग्रेजुएशन में होता नहीं ना टैक्स ऑडिट क्या है, आई कैन अंडरस्टैंड। रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड बाय टीआरपी इफ ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड बाय टीआरपी। क्यों? समझ नहीं आएगा क्या किया। पर्सन नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया का रिटर्न टीआरपी नहीं भर पाएंगे। ओ एक मिनट, हाँ, एनआर टैक्सेशन ग्रेजुएशन में आता नहीं। भाई तेरा समझ गया, भाई तेरे साथ है। लिखो लिखो, सेक्शन 139B, सेक्शन 139B, सेक्शन 139B, प्लीज राइट डाउन। फॉलोइंग पर्सन कांट बी टीआरपी, फॉलोइंग पर्सन कांट बी टीआरपी। बताओ कौन टीआरपी नहीं बन सकता? सीए, लीगल प्रैक्टिशनर, एम्प्लॉय और क्लास ऑफ पर्सन। सीए, लीगल प्रैक्टिशनर, एम्प्लॉय ऑफ क्लास और क्लास ऑफ पर्सन। नेक्स्ट नेक्स्ट उसी के अंदर में पॉइंट बी, फॉलोइंग रिटर्न कांट बी फाइल्ड बाय टीआरपी। फॉलोइंग रिटर्न कांट बी फाइल्ड बाय टीआरपी। पहला, पर्सन कवर्ड इन टैक्स ऑडिट। दूसरा, पर्सन नॉट रेसिडेंट इन इंडिया। तीसरा, रिवाइज रिटर्न इफ ओरिजिनल रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय टीआरपी। Revised return if original return not filed by TRP. Is this done? बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। 15.4 डिफेक्टिव रिटर्न। 15.4 डिफेक्टिव रिटर्न। आपको तो पता ही है कुछ लोग डिफेक्टिव होते हैं, चाहे वो रिटर्न हो या अपने दोस्त, बराबर है। बस ऐसे डिफेक्टिव का आप चीज क्या कर सकते हो? पॉइंट नंबर 1, सुधारने की कोशिश। अगर ये हो गया तो वैलिड रिटर्न, नहीं हो पाया इनवैलिड रिटर्न। ठीक उसी तरीके से आपने जब भी कोई रिटर्न भरा, अगर डिपार्टमेंट को लगता है ये रिटर्न डिफेक्टिव है, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे और आपको अपॉर्चुनिटी देंगे 15 डेज। क्या मतलब है? 15 दिन का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि टू रेक्टिफाई द मिस्टेक। आपने अगर सुधार लिया, रिटर्न को वैलिड माना जाएगा, नहीं सुधारा, रिटर्न विल बी वॉइड। अज्यूम किया जाएगा कि रिटर्न आपने कभी भरा ही नहीं। क्या किया जाएगा? अज्यूम किया जाएगा कि रिटर्न आपने कभी भरा ही नहीं। ROI considered as defective unless the column, annexure, proof of payment, audit report is submitted. Rectify the defect within time specified in the notice. Generally कितने दिन दिए जाते हैं? 15 days.
इफ रेक्टिफाइड वैलिड रिटर्न, नॉट रेक्टिफाइड इनवैलिड रिटर्न, टन टना। कभी नहीं पूछने वाला। तो फिर आप ये लास्ट में क्यों बताते हो? पहले बता दिया तो तुम्हारा मूड नहीं रहेगा ना। आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, रेज टू 50। किस को रिटर्न भरने की जरूरत है? किस को रिटर्न भरने की जरूरत है? सेक्शन 139(1). चाहूंगा यहां से आप एक एक पॉइंट लिख कर एक एक पॉइंट रजिस्टर में भी धीरे धीरे एंटर करते जाए। रजिस्टर में जाके पहले सेक्शन 139(1) लिख दो। सेक्शन 139(1) मैंडेटरी रिटर्न। यस, डन है जी। पॉइंट नंबर 1, एवरी कंपनी और फर्म। हाँ जी भाई जी, पहला एवरी कंपनी और फर्म, जैसे ही मैं यहां पे बोला आपने तुरंत वहां पे पहला पॉइंट ऐड कर देने का बिना बोले। एवरी कंपनी और फर्म, और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे। कंपनी या फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी ऑल्सो, यस। सो हर कंपनी हर फर्म, प्रॉफिट हो लॉस हो, आंधी आए तूफान आए, कभी खुशी कभी गम, रिटर्न भरना है, रिटर्न भरना है। अब बताइए कंपनी लिक्विडेशन में है, क्या रिटर्न भरना है? फॉरेन कंपनी को रिटर्न भरना है। डोमेस्टिक कंपनी टर्नओवर 0, रिटर्न भरना है, यस, रिटर्न भरना है। अगर ये कंपनी है तो रिटर्न भरना है, विषय खत्म। बताइए ओपीसी को रिटर्न भरना है? क्या ओपीसी को रिटर्न भरना है? अगर ये कंपनी है तो रिटर्न भरना है। ये कैसी क्या काय केले त्याच्याशी आपलं काही घेणदेण नाही। येस और नो? यस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, ये लिखिए, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, if total income before claiming, if total income before claiming exemption under section 10A oblique 54 oblique 54B oblique 54D oblique 54EC oblique 54F oblique 54G oblique 54GA ECFGGA oblique GB oblique chapter 6A deductions, oblique chapter 6A deductions। ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। कोई भी इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी को रिटर्न भरना है। अगर इनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग, बिफोर के नीचे अंडरलाइन, बिफोर क्लेमिंग, बिफोर क्लेमिंग, बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन एंड डिडक्शन। एग्जम्पशन कौन सी सीरीज के? 10A 54 की पूरी सीरीज, कैपिटल गेन वाली सीरीज, एंड डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, मतलब 80C to 80U वाले भी। अगर बिफोर क्लेमिंग दिस डिडक्शन आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपको रिटर्न भरना है। सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे आया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख रुपीस का, इसमें से मैंने एग्जम्पशन ले लिया 54 का 5 लाख रुपीस का। बताइए मेरी टोटल इनकम कितनी हो गई? नील। क्या अब भी मुझे रिटर्न भरना है? अरे पर इनकम ही नील है, अरे इनकम नील है, इनकम नील है, रिटर्न भरना है, भले ये रिटर्न नील रिटर्न क्यों ना हो, भले ये रिटर्न नील रिटर्न क्यों ना हो। दैट मीन्स उसमें नील इनकम ही क्यों ना शो रही हो,
क्लियर है? तो आपको रिटर्न भरना है, आंधी आए तूफान या अंबर फट जाए, इन लोगों के लिए रिटर्न भरना है अगर इनकी इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन। नहीं 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 नहीं, चलो अब अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ इस तरीके का माहौल है, पीजीबीपी 8 लाख रुपीस, ओया डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 6 लाख रुपीस, बैलेंस 2 लाख रुपीस। बताइए अब भी रिटर्न भरना है? अरे पण इन्कम बेसिक एक्झम्पशन लिमिट से नीचे आहे, त्याच्याशी आपल्याला काही घेण देन नाही। ये कट करने से पहले इनकी इनकम क्या बेसिक एक्झम्पशन लिमिट से ऊपर है? यस, आपको रिटर्न भरना है, विषय खत्म। थर्ड a person who has deposited amount exceeding 1 crore in aggregate, amount exceeding 1 crore in aggregate in one or more current account, in one or more current account, maintained with such bank or cooperative bank, maintained with such bank or cooperative bank, डन? हाँ जी। तो अगर आपने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में, कितने से ज्यादा का? से ज्यादा का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का आपने क्या किया बेटा? डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में। एक मिनट सुनिए, क्या हम यहां पे कैश डिपॉजिट की बात कर रहे हैं या कैश प्लस चेक दोनों की बात कर रहे हैं? दोनों। डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट, चाहे वो कैश में डिपॉजिट हो, एनईएफटी के थ्रू डिपॉजिट हो, गूगल पे, यूपीआई, कैसे भी डिपॉजिट हो। डिपॉजिट अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर गया तो आपको रिटर्न भरना है। यस, पॉइंट नंबर उसी के अंदर में सेकंड पॉइंट, और he has incurred expenditure, or he has incurred expenditure of an amount exceeding 2 lakh rupees, of an amount exceeding 2 lakh rupees for himself or other person, for himself or other person, for travel to a foreign country, for travel to a foreign country, फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। अगर आप फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, खुद के ऊपर खर्चा कर रहे हैं या किसी और के ऊपर भी खर्चा कर रहे हैं, 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा हो रहा है तो आपको रिटर्न भरना है। 2 लाख रुपए से ज्यादा का हो रहा है तो आपको क्या करना है बेटा? रिटर्न भरना है। अच्छा बताइए, यस, पर्सन अपनी फुंसी को लेकर, आई मीन फियांसी को लेकर के, राइट, अपने हनीमून की तैयारी के लिए 2.5 लाख रुपए खर्चा कर रहा है, क्या इस व्यक्ति को रिटर्न भरने की जरूरत है? अरे यस और नो? यस, आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। ये अकेला आदमी घूम के आना चाहता है शादी से पहले? बताइए, डीप स्लीप मेडिटेशन के लिए थाईलैंड जाना चाहता है, डीप स्लीप मेडिटेशन, उसके लिए थाईलैंड जाना चाहता है। बताइए, क्या ये रिटर्न भरेगा? यस। कहां जा रहा है? इररिलेवेंट। पैसे कितने खर्चा हो रहा है वो रिलेवेंट है। अच्छा, ये खर्चा ट्रैवल पे होना चाहिए या इन टोटल कॉस्ट, मतलब इंक्लूडिंग होटल्स, स्टे एटसेट्रा, सब कुछ इन टोटल, ये सिर्फ फ्लाइट का कॉस्ट नहीं है। थर्ड, हैज इनकर्ड
हैज इनकर्ड amount exceeding 1 lakh rupees, has incurred amount exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity. इसलिए जब पापा कहते हैं ना घर की लाइट बंद करो, कर दिया करो, तुम्हारे चक्कर में पापा को रिटर्न भरना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने से ऊपर जा रहा है बेटा, 1 लाख, तो बस आपको रिटर्न भरना है। फोर्थ, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। यस, अच्छा जी सर। सर नेक्स्ट कितने लिख दिया आपने, कितने लिख दिया आपने? 3। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, पर्सन बीइंग ROR, पर्सन बीइंग ROR having asset or signing authority outside India, having asset or signing authority outside India, asset और signing authority बोलो बेटा outside India। मान लीजिए अगर आप ROR है, आपके असेट आउटसाइड इंडिया है या साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है, तो आपको रिटर्न भरना है, भले आपकी इंडिया में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर रिटर्न ना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे भाई का एक अकाउंट है, कहां? मॉरिशियस के अंदर में। नाउ इफ ही हैज अ बैंक अकाउंट इन मॉरिशियस, डोंट यू थिंक सो ही हैज साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया? इस व्यक्ति की एक प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया, इसको इंडिया में क्या करना है? रिटर्न भरना है। अगर इंडिया में ये ROR क्लासिफाई हो जाता है, अगर इंडिया में ये ROR क्लासिफाई हो जाता है। कितने पॉइंट हो गए? 4। नेक्स्ट, नेक्स्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। नेक्स्ट, a person carrying on the business, please write down, person carrying on business, if his total sales or gross receipt, if his total sales or gross receipt exceed 60 lakh during the previous year, if his total sales exceed 60 lakh during the previous year, इस साल से अमेंडमेंट आया है। अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस है, बिजनेस का सेल्स कितने से ऊपर जा रहा है बेटा? 60 लाख, उस व्यक्ति को रिटर्न भरना है। एसेंशियली फॉर प्रोप्राइटर्स ओनली, यस, उनको क्या भरना है? रिटर्न। नेक्स्ट, अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन, a person carrying on profession, if gross receipt exceed 10 lakhs, if gross receipt exceed 10 lakhs, ग्रॉस रिसीट कितने से ऊपर जानी चाहिए? 10 लाख। अगर बिजनेस है, सेल्स 60 लाख के ऊपर चलेगा या ग्रॉस रिसीट 10 लाख रुपीस के ऊपर चले गई, तो आपको रिटर्न भरना है। आपकी इनकम कितनी है इररिलेवेंट, अब इसको आपको मिक्स करके देंगे, पहले ये पूरा लिख लेते हैं। नेक्स्ट, रेसिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन, if his TDS TCS deducted, if his TDS TCS deducted
is exceeding 50 lakh, is exceeding 50 lakh. हाँ जी, सो एक्सीडिंग 50,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नेक्स्ट, रेसिडेंट इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन 50,000 है वहां पे. रेसिडेंट इंडिविजुअल अदर देन सीनियर सिटीजन, if his TDS deducted is exceeding 25,000, if his TDS deducted is 25,000. बताइए, विजय का TDS 28,000 रुपीज कटा है, क्या विजय को रिटर्न भरना जरूरी है? यस. अब भले ही विजय लॉस में क्यों ना बैठा हो, विजय को रिटर्न भरना है. आप समझ रहे हो? दिस निर्मला दीदी हैज क्रिएटेड अ लिस्ट हेल आउट. मैं बोल रहा हूं इतनी बड़ी लिस्ट करने से अच्छा सीधा यही कर दो ना, एवरीवन नीड्स टू फाइल रिटर्न. ये आपने इतना बड़ा सिलेबस जो बढ़ाया है हमारा, मतलब उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद. पर ये इतना कितना कंडीशन है, ऐसा हुआ तो रिटर्न भरना है क्या, वैसा हुआ तो रिटर्न भरना है क्या? यस. मतलब अब मुझे एक बात बताओ, अ पर्सन हु इज इन लॉस एज पर बिजनेस बट हिज टीडीएस डिडक्टेड इज 28,000, विल ही नीड टू फाइल रिटर्न? यस. लॉस रिटर्न भर. चल, नॉनसेंस. आ जाओ. आप देख रहे हो, अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 की लिमिट है, सीनियर सिटीजन के लिए 50 कर दिया गया है. मेरे हिसाब से गलत है. पूछो क्यों? अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए 10,000 की लिमिट होना था, टीडीएस से मैच कर जाता. सीनियर सिटीजन का टीडीएस तभी कटता है जब उसका इंटरेस्ट इनकम 50,000 से ऊपर हो. ये उससे मैच कर जाता, पर उनने ऐसा नहीं किया. इसको 50 रखा, इसको 25 ला दिया. नेक्स्ट, पर्सन हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट, पर्सन हैविंग सेविंग बैंक अकाउंट, if deposit in one or more saving bank account, if deposit in one or more saving bank account exceed 50 lakhs, yes or no? आहो. शानदार. अभी लिस्ट खत्म नहीं हुई, कहां तक पहुंचे? 5 आइटम, 5 लोगों को पूरी लिस्ट रिवाइज कीजिए, और एक बाकी है, कर रिवाइज. डन.
चलो जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिखो सेक्शन 139(4)A चैरिटेबल ट्रस्ट, इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग, उसी लिस्ट में ऐड करते जाइए। हाँ, दिस शुड बी 6th पॉइंट इन योर लिस्ट, राइट? 5th के बाद 6th आएगा ना। चैरिटेबल ट्रस्ट, इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 and 12 exceed basic exemption limit. If income before claiming exemption under section 11 and 12 exceed basic exemption limit. एक चैरिटेबल ट्रस्ट की इनकम जो होती है वो सेक्शन 11 एंड 12 के अंदर में एग्जम्प्ट होती है। ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दैट इज 2.5 लाख से ऊपर चली गई, उन्हें रिटर्न भरना है। छोटी सी लिमिट है ट्रस्ट के लिए। 139(4)B पॉलिटिकल पार्टी, कौन सा बेटा? पॉलिटिकल पार्टी मस्ट फाइल ROI इफ इनकम before exemption under section 13A exceed basic exemption limit। एक पॉलिटिकल पार्टी को भी रिटर्न भरना है। पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 13A। ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है, रिटर्न भरना है। 139(4)C मेडिकल एजुकेशनल मेडिकल एजुकेशनल या यूनिवर्सिटी इफ इनकम बिफोर क्लेमिंग exemption under section 1023C exceed basic exemption limit। मेडिकल एजुकेशनल या यूनिवर्सिटीज को रिटर्न भरना पड़ता है। कब? इनकी इनकम जो होती है 1023C के अंदर में एग्जम्प्ट होती है। ये एग्जम्पशन क्लेम करने से पहले अगर इनकी इनकम किससे एक्सीड कर जाए बेटा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इन्हें क्या भरना है? रिटर्न भरना है। 9th 139(4)D यूनिवर्सिटी और मेडिकल इंस्टीट्यूट covered under section 35 mandatory needs to file ROI। आपको याद है सेक्शन 35 में हम जिसको डोनेशन देते हैं उसकी इनकम एग्जम्प्ट होती है। अरे याद आ रहा है क्या? हमें डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35 में, सामने वाले की इनकम एग्जम्प्ट होती है। ऐसे व्यक्ति जिनको 35 में बेनिफिट मिलता है, यस मतलब हम जिनको डोनेशन दे रहे 35 के तहत, उनको मैंडेटरीली रिटर्न भरना है। अप्रूव्ड एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। 139(4) ABCDE बिजनेस ट्रस्ट मस्ट फाइल ROI। एक बिजनेस ट्रस्ट को रिटर्न भरना जरूरी है। वन 139(4)F इन्वेस्टमेंट फंड
मस्ट फाइल ROI. Investment fund must file ROI. Is this done? अब इस पूरी लिस्ट को रीड करो. अमेंडमेंट है, कंफर्म पूछेगा एंड 100% TDS के साथ मिक्स करके पूछेगा. TDS का एलिमेंट पूछ लेगा कि भैया इसने इसको पेमेंट किया, बताओ TDS आएगा कि नहीं आएगा, वो पूछ लेगा. सपोज दूसरा क्वेश्चन मिक्स करेगा. सपोज जिसको पेमेंट कर रहा है उसके पास उसने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा, अब बताओ TDS कितना. तीसरा सवाल पूछेगा. सपोज सामने वाले के पास रिटर्न भी नहीं है, TDS रिटर्न भी नहीं है और पैन भी नहीं है, अब बताओ TDS कितना. चौथा क्वेश्चन, बताइए पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या रिटर्न भरने की. अमेंडमेंट भी पूछ लिया, TDS भी मर्ज हो गया, TDS का अमेंडमेंट और रिटर्न का अमेंडमेंट मिक्स होकर के सवाल आ गया. इस तरीके से इसको पूछा जाएगा. सो इट विल ऑलवेज बी अ मिक्सचर विद TDS मोस्ट ऑफ द टाइम. यस, रीड करो फटाफट, एक बार रीड करो ईमानदारी से. Is this done? शानदार. What are the due dates of filing ROI? Section 139(1. बोलो, anyone, जल्दी जल्दी बोलो. What are the due dates? Company other than company. क्या बोलते कंपनी बोलो. अगर ये लाइबल है टू TP रिपोर्ट 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ओ या नेक्स्ट. अदर कंपनी 31st अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर. अदर देन कंपनी लाइबल टू टैक्स ऑडिट. अगर टैक्स ऑडिट के लिए लाइबल है तो 31st अक्टूबर. अदर्स के केस में कह दो ना 31st जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर. if a person is covered under section 5A of income tax act, तो इसकी भी ड्यू डेट क्या बनेगी, ड्यू डेट. इसकी भी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, सेम एज दैट ऑफ पार्टनर. सो अगर स्पाउस कवर्ड है अंडर सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है नहीं पता है जल्दी बताओ. पता है नहीं पता है जल्दी बताओ. पता है नहीं पता है जल्दी बताओ. नहीं पता है, ठीक है, आपने ऑप्शन बी सिलेक्ट किया, जल्दी बताओ वाला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया. रॉन्ग MCQ अटेम्प्ट. पता है नहीं पता है जल्दी बताओ.
समझ में आई बात? अरे उन 3 ऑप्शन पूछे थे ना ब्रो। पता है नहीं पता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। हाँ ध्यान से सुनो सर, सेक्शन 5A है इनकम टैक्स में, ये पोर्टुगीज सिविल लॉ पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? पोर्टुगीज सिविल लॉ। अब पूछो ना ये पोर्टुगीज सिविल लॉ क्या होता है? हाँ पोर्टुगीज सिविल लॉ क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। पोर्टुगीज सिविल लॉ पहली बात तो एप्लीकेबल किधर किधर है? गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, इन 3 जगह पे जहां पे पोर्टुगीज रह चुके हैं, पोर्टुगीज की कॉलोनीज है। इनमें से जो लोग पोर्टुगीज है इनके ऊपर आज भी पोर्टुगीज सिविल लॉ एप्लीकेबल है। अब पोर्टुगीज सिविल लॉ में कैसा होता है कि जो भी इनकम जनरेट हो रही है अदर देन सैलरी, जो भी इनकम जनरेट हो रही है अदर देन सैलरी, जो भी इनकम जनरेट हो रही है अदर देन सैलरी, ये हस्बैंड और वाइफ में इक्वली डिवाइड हो जाती है फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। रियल लाइफ सारी इनकम वाइफ के पास ही जाएगी, इनकम टैक्स पर्पज के लिए डिवाइड हो जाती है। इफ इट इज एन इनकम अदर देन सैलरी, सैलरी इनकम छोड़ करके अगर ये दूसरी इनकम है तो सारी इनकम हस्बैंड और वाइफ में टैक्सेशन पर्पज के लिए आधी आधी कर दी जाती है। अब जरा सोच के देखिए, अगर अब होता क्या था, हस्बैंड सपोज टैक्स ऑडिट में कवर है और वाइफ टैक्स ऑडिट में कवर नहीं है, तो हस्बैंड के लिए ड्यू डेट बन गई 31 अक्टूबर और पाउस के लिए ड्यू डेट बन गई 31 जुलाई। हेलो, अब प्रॉब्लम क्या होता था, जो लोग पोर्टुगीज सिविल लॉ के अंदर में कवर है उनकी इनकम तब तक नहीं निकल सकती जब तक कि हस्बैंड की ना निकल जाए। हेलो, क्योंकि जो आया आधा तेरा आधा मेरा, अब जब ये आधा नहीं निकल सकता तो ये भी आधा नहीं निकल सकता था। अब प्रॉब्लम क्या होता था, वाइफ वेट करती थी, वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे, अरे भैया जब इनकी इनकम आएंगी तब हम अपना दिखाएंगे इनकम। सो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्या होती थी कि वाइफ की ड्यू डेट थी जुलाई, वाइफ अपना रिटर्न ही नहीं भरती थी, वो रिटर्न भरती थी कब? अक्टूबर में, जब हस्बैंड का रिटर्न फाइनलाइज हो जाता था। यस, मेरा पति मेरा देवता है। लॉ तो इस तरह ही सही है ना कि भैया जब तक के हस्बैंड का इनकम फाइनलाइज नहीं हो जाए तब तक के पाउस का इनकम फाइनलाइज नहीं हो सकता, या वाइस वर्सा एज द केस में भी। नाउ द सिचुएशन इज अब हस्बैंड की इनकम फाइनलाइज नहीं हो रही, वाइफ की इनकम फाइनलाइज नहीं हो रही, लेकिन वाइफ ने रिटर्न नहीं भरा, उसके लिए फीस और पेनल्टी लग रही। ऐसे केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आया कि एक पोर्टुगीज सिविल लॉ भी होता है, इसमें हाफ हाफ किया जाता है। फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने इस लॉ को थोड़ा सा चेंज किया, कहा कि अगर कोई स्पाउस है जो 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में कवर्ड है, मतलब जिनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, पोर्टुगीज सिविल लॉ एप्लीकेबल है, इनकी भी ड्यू डेट वो हो जाएगी जो इनके पार्टनर की है। पार्टनर मतलब हस्बैंड, जो इनके पार्टनर की है, इनके स्पाउस की है। यस और नो? से सुनो, तो ये है भैया ड्यू डेट्स। सेक्शन 5A of the Income Tax Act, where the husband and wife are governed by the Portuguese Civil Code, such income of husband and wife under each head other than salary shall be apportioned equally, between husband and wife, husband और wife के बीच में equally divide होगी। yes or no? And the income so apportioned shall be included separately in the total income of husband and wife respectively, and the remaining provision of that shall apply accordingly. Is that done? बहुत शानदार बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न। रिटर्न ड्यू डेट पे जाना चाहिए, बोलो हाँ। रिटर्न कहां जाना चाहिए बेटा? ड्यू डेट। अगर रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया तो आपको 5000 रुपीज की फीस लगेगी। कितने की बेटा? 5000। सो फीस इज 5000 अंडर सेक्शन 234F। सो अगर असेसी फेल हो जाता है रिटर्न फाइल करने में तो उसको 5000 रुपीज की फीस लगती है अगर उसने टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया। हाउएवर अगर उसकी इनकम इज अप टू ₹5 लाख, मैक्सिमम फीस इज 1000। जनरल फीस 5000, लेकिन अगर उसकी इनकम अप
टू 5 लाख रुपीज है, तो मैक्सिमम फीस इज 1000 रुपीज, मैक्सिमम फीस इज 1000 रुपीज। भाउ डन? वाह 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 वाह। एक दूसरा, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया क्या नहीं कर पाएंगे बेटा? लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। पहले रजिस्टर में जाओ, रजिस्टर में जाके लिखो 234F फीस। (234F fees). Please write down. If a person failed to file return within time, if a person failed to file return under section 139(1), he shall be liable for fees of 5,000 rupees, However, if income is up to 5 lakh, if income is up to 5 lakh, the maximum fees can be 1000। बराबर है। दूसरा, पहला, अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया क्या होगा? फीस लगेगा। दूसरा, राइट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस इज लॉस्ट। देखो बेटा, इसी से याद आया, सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न। If assessee wish to carry forward the loss under the head PGBP, capital gain, owning and maintaining horse races, must file ROI under section 139(1), else लॉस कांट बी, बोलो ना बेटा, कैरिड फॉरवर्ड। वही एचपी लॉस, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन इफ आरओआई नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। कुछ याद रहा क्या? शेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में भी देखा था हमने ये। क्या हुआ? कुछ हुआ? डन? ओ या? चलिए, सो दिस वाज लॉस रिटर्न, unabsorbed depreciation can be carried forward even if no return is filed। सर, अगर रिटर्न एक्सक्यूज मी, अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया फीस लगेगी, कैरी फॉरवर्ड का जो बेनिफिट है वो लॉस्ट हो जाएगा। सर, प्रोसिक्यूशन हो सकता है 276CC। आई सेड प्रोसिक्यूशन हो सकता है 276CC के हिसाब से 1 साल तक की जेल भेजा जा सकता है, लेकिन ऐसा आज तक कभी किसी के साथ किया नहीं।
डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है 142, 144 या 148। इन शॉर्ट डिपार्टमेंट उसकी क्या कर सकता है, असेसमेंट। डिपार्टमेंट बोल सकता है तेरे तो असेसमेंट लग गए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट लगा सकता है 234 ए का। क्या लगा सकता है बेटा, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए। यस, if ROI not filed on time, ROI not filed, interest shall be tax on income declared as per ROI into 1% into period starting from the next day after due date till ROI filed, not filed, ROI filed till the due date of filing ROI. ROI not filed till the date of assessment. अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया या रिटर्न जो फाइल किया या आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ROI फाइल किया, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 234 ए। बी और सीएम एडवांस टैक्स में पढ़ के आए, बी और सीएम एडवांस टैक्स में पढ़ के आए। सो अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया इंटरेस्ट लगेगा। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट, जो भी टैक्स आ रहा है एज पर द रिटर्न फाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ ROI, ROI में जो इनकम दिख रही है उस इनकम पे जितना टैक्स आ रहा है वो टैक्स इंटू 1% फॉर एवरी मंथ, 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट देयर ऑफ। कहां से कहां तक, ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से ये इंटरेस्ट चालू होगा। फ्यूचर में जाकर के रिटर्न भर दिया तो जिस दिन रिटर्न भरा तब तक का इंटरेस्ट, फ्यूचर में जाके कभी रिटर्न भरा ही नहीं, एओ जब तक असेसमेंट नहीं कर देता तब तक का इंटरेस्ट। यस और नो, दैट इज रिटन ओवर हियर। इज दिस डन? आ जाओ नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, बिलेटेड रिटर्न। कैसा बेटा, जैसा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है वैसा बिलेटेड रिटर्न भी होता है। और जो लोग 4 कंधों पे चल जाते हैं उनको हम लेट कहते हैं। याद रखने का अरे याद रखने का सीधा तरीका है यार, जो लोग 4 कंधों पे चल जाते हैं उनको लेट ही कहते हैं। कितने सही तरीके से याद रख सकते हो, कितने और अच्छे दिन लाओ। सब क्यों निगेटिविटी इतनी चाहिए क्यों सर लाइफ में, पहले कम है क्या? अब तुम तो यार अपने आप को समझ बैठे हो। देखो नोबिता, कि तुम्हारे पास कोई डोरेमोन आ जाए, फ्यूचर से कोई गैजेट ला के दे दे और तुम अपनी सुजुका को लेकर के जियान को चकमा देके निकल जाओ, है ना? ऐसा होता नहीं है ना बेटा।
बराबर है, ऐसा है नहीं, मैंने कुछ मिक्स तो नहीं किया ना, बराबर किया ना। हाँ, सुजुका क्या, सीजू का, हाँ ठीक है ना, इंडिया में आते आते तक के नूडल्स भी चेंज हो जाते ये तो नाम है इंडिया में आते आते नूडल्स चेंज हो जाते यार। यस, हाँ जी, तो तुमने अपने आप को समझ लिया ये नोबिता, ठीक है, ये देखो है सत्य घटना पे आधारित। तो ये फ्यूचर से आएगा कोई नोबिता, कोई ऐसा मस्त जादू का गैजेट लेकर के आएगा, भाई को पास करा देगा, बस काम खत्म, अपनी हो गई सुजुका, अरे जो भी रहेंगे। यस, अपन जियान को चकमा देके भाग जाएंगे। इतना आसान नहीं है ना भाई, इतना आसान होता तो हर एक के पास होता एक नोबिता। अच्छा, वो डोरेमोन है क्या? भावना पहुंच गई ना तुम तक? हाँ बस वही, तो नोबिता अलग है क्या? एक मिनट मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। वो जो ब्लू वाला झंडू है वो कौन है? वो डोरेमोन है। और जिसके पास ही झंडू है वो कौन है? अच्छा, वो नोबिता है। और फिर सुजुका, अच्छा वो जो उसकी आइटम वो जो उसकी आइटम है वो नोबिता है। और इनके लफड़े में जो बीच में आता हूं मेरे जैसा जियान, कौन है वो? अरे वो मेरे जैसा मोटा दिखता हो कौन है? वो तो जियान है ना। हाँ, कुछ भी समझा। एक तो यार मेरा बेसिक क्लियर नहीं, मैं इधर क्लियर कर रहा जीवन में। सर आप ही हमारे डोरेमोन हो। हा नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, मेरी बात समझ। ये सब जिंदगी में अच्छा लगता है, रियल लाइफ में ये सब नहीं अच्छा लगता। रियल लाइफ में ओनली टॉम एंड जेरी वर्क्स। जहां गेम बड़ा सिंपल है, यू आर जेरी, टॉम तो तुम्हें पता ही है समझ आ रही है बात? तो ये चलता रहेगा, कभी तुम जीतोगे कभी वो जीतेगा, ये चलता रहेगा। समझ आ रही है बात? और खतरा हर पल पे है दोनों को। सो कुछ ना कुछ आपको नया क्रिएटिविटी करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब आप पढ़ाई हमेशा बोरिंग लगेगी। यू टेल मी, कॉस्टिंग के अंदर में तुम क्यों बुक नहीं उठाते? प्रॉब्लम यह है कि तुम उसको और अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर। देखिए, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा है, टीचर ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। मैं तुम्हारे को एक ही बात बता रहा हूं, जब तक कि तुम उसमें अपनी क्रिएटिविटी नहीं डालोगे कि तुमको कैसे याद हो सकता है वो चीज, तब तक कि तुम्हारे को कभी कोई सब्जेक्ट याद नहीं रहने वाला। एंड बिलीव मी, हर एक का अपना अपना चॉइस है। यहां पे बहुत से हो सकते हैं जिनका कॉस्टिंग फेवरेट हो, राइट? कुछ मेरे जैसे हो सकते हैं जिसको नहीं समझ आता। हर एक का अपना एक स्ट्रेंथ होता है यार। यस, मेरे को कई बार ऐसा लगता है मेरा मैथ्स और कॉस्टिंग अच्छा होना चाहिए, आज भी इच्छा होती है सीखूं, पर मेरे को पता है कि मेरा कुछ लिमिटेशन है, मैं वो नहीं समझ सकता। यस, एट द सेम टाइम किसी को रहता रहेगा डीटी बकवास लग रहा है, कॉस्टिंग अच्छा लग रहा है। अपनी अपनी चॉइसेस है। पॉइंट ये है, आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अंदर में आपको आपकी क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। किसी और की क्रिएटिविटी तुम ले भी लोगे ना, तब तक कि आपको वो मजा नहीं देगा, आपको अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, हम लोग जब पढ़ते थे, राइट, हमारे केस में इतना क्लासेस वाला माहौल नहीं था। आज तो क्या है, यूट्यूब अवेलेबल है, ये अवेलेबल है, वो अवेलेबल है, कुछ ना कुछ आपको मिल जाता। हमारे टाइम पे इतना सब नहीं था। तो हमारे टाइम पे हम सोनली एक ही चीज पे डिपेंडेंट थे, अपने आप पे। समझ आ रही क्या बात? एट द सेम टाइम हमारे को इतने डिस्ट्रैक्शन में नहीं है जितने तुमको थे। समझ आ रही क्या बात? इतने हमको डिस्ट्रैक्शन, ऐसा नहीं है डिस्ट्रैक्शन ही नहीं थे, डिस्ट्रैक्शन थे। उस टाइम पे हमारे अपने अलग चैलेंजेस थे। जैसे आज तुम्हारा क्या बड़ा चैलेंज है, आज तुम्हारे लिए मोबाइल बड़ा चैलेंज है। उस टाइम पे हमारे लिए कोई टीचर कंटेंट या नोट्स दे दे, ये बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमको नहीं मिलता था। सो सिचुएशन इज, आपको वहीं पे कुछ तो चीजें बनानी पड़ेगी, अपने हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा और अपनी लैंग्वेज में उसको लेकर के आना पड़ेगा कि आपको ये चीज समझ में आ जाए बड़े आराम से। सो हमने उस टाइम पे इसको इस तरह से याद किया हुआ है। 4 है, आदमी क्या हो जाता अगर लेट हो जाता, तो कैसे याद रख सकते हो सब सेक्शन? इवन दो मैं आपको बता दूं, केस लॉ और सेक्शन नंबर याद करके कोई मतलब नहीं है, ये टोटली वेस्ट एक्टिविटी है। बट स्टिल इफ यू कैन रिमेंबर बाय समहाउ, एग्जामिनर से आपका सिर्फ क्या होगा, प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो जाएगा। हो सकता है खुश होकर के आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा अलॉट कर दे। बी इलेटेड रिटर्न if
इसी के साथ साथ रिवाइज रिटर्न भी कर लो। रिवाइज रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) रैंक लाना है 5 बार रिवाइज कर। अगर तेरे को रैंक लाना है कितने बार रिवाइज कर? 5 बार रिवाइज कर। इन बिटवीन यू, एक बार यहां पे हो नहीं रहा, 5 की बात कर रहा है। If a person failed to file, if a person failed to file return under section 139(1), he can file belated return 3 months prior to the end of assessment year or before completion of assessment, before completion of assessment, whichever is earlier। इतना पार्ट यहां पे सेम। If a person has found any error or omission in return filed, टाइम लिमिट दोनों का क्या है बेटा? सेम। Yes or no? झालं का? आइए 3 months बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर मतलब मैक्स बाय 31 दिसंबर। अरे एवरीबॉडी मान लो आपका प्रीवियस ईयर है 22-23, रिटर्न फाइलिंग 139(1) के तहत डेट क्या है? या तो 31 जुलाई या 31 अक्टूबर ऑफ 2023। यही 139(4) या 5 की डेट क्या है? 31 दिसंबर 2023। 3 months prior to the end of assessment year। 3 months prior to the end of assessment year। Yes or no? देख लीजिए बिलेटेड का भी टाइम लिमिट सेम है, रिवाइज का भी टाइम लिमिट सेम है। चलिए कुछ बातें। सर एक रिटर्न कितने बार रिवाइज हो सकता है? एनी नंबर ऑफ टाइम। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन। क्या ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। क्या बिलेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है? क्या रिवाइज रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस। जैसे ही आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया आपका ओरिजिनल रिटर्न क्या हो जाएगा? रिप्लेस। जैसे ही आपने रिवाइज रिटर्न फाइल किया आपका ओरिजिनल रिटर्न क्या हो जाएगा? रिप्लेस। ये कट कर दीजिए। इज दैट डन? अगर आप देखेंगे वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। हमारी सिर्फ 2 चीजें बाकी है, एक अपडेटेड रिटर्न और दूसरा हु विल साइन द रिटर्न। ये हम करेंगे कल। ये हम कब करेंगे? कल। विल स्टॉप हियर एंड कंटिन्यू टुमारो।